नमस्कार दर्शकों, चंडीगढ़ दूरदर्शन के कार्यक्रम चंडीगढ़ दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही ऐसी कम भाषाएं हैं जिनमें बहुत सारे लेखकों ने रचना की हो। साहित्य की विधा में फिर भी बंधा जा सकता है, लेकिन उसके अपवाद मिलते हैं। लेकिन भाषा की एक सीमा में रहकर साहित्य रचना नहीं हो सकती। आज हम आपसे जिनको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और ऐसे बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, रेयर जेम या दुर्लभ रत्न होते हैं जिनका जो नाम है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। इससे पहले कि आपसे उनकी मुलाकात करवाएं, आइए देखते हैं ये एवी क्लिप। जिथे शायरी ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਟ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਰੋਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਰੋਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। नज़र झुका के देखो तो आपका मन है बेटियां, थोड़ा सा आगे चल के देखो तो आपका धन है बेटियां। ਸਾਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हिंदुस्तान में इतना बिखरा हुआ टैलेंट है, इतना बिखरा हुआ टैलेंट है। ये बेटियां हैं तो परिवार है, ये परिवार है तो ये पूरा समाज है। आप जहाँ से, जिस ज़मीन से इस विकास के मॉडल को लेके चले, वो घर से ही प्रफुल्लित हुआ। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत मेहरबानी। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि आपके घर में ही आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ दर्शकों, बहुत वर्ष पहले डॉक्टर के रत्तू ने ही इस केंद्र को संवारा, इसका सृजन किया, इसका उत्थान किया, इसका विकास किया। तो क्यों ना सिलसिला यहीं से शुरू करें। यूपीएससी से जब आपका चयन हुआ भारतीय प्रसारण सेवा में, तो फिर आपने सबसे पहले कहाँ ज्वाइन किया? मैंने ये सिलसिला जो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का, टेलीविज़न का जो सफ़र है वो जालंधर से शुरू किया। और इससे पहले 4 साल पहले 1980 में मेरी पहली पोस्टिंग बीबीसी हिंदी सर्विस में हुई थी जी। और उसके बाद फिर ये तवील उम्र, लंबा सफ़र है, इसी स्टूडियो में निकल जारी है। जी हाँ। और सेवानिवृत्ति के बाद मुझे लगता है पहले से ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। और सेवा जिसको कहते हैं कि रिटायर प्लस टायर, वो शायद मेरी डिक्शनरी में नहीं है जी। मैं भारत सरकार की सेवा से जब निकला तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्कूल ऑफ मीडिया स्टडी बना, फिर उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गया, फिर तीसरी में। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। लिखने पढ़ने की दुनिया, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया और लोगों से मेल मिलाप की जो दुनिया है। और यदि मैं इसको दूसरे जो आप पूछना चाहती हो नीना जी, यदि उन शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि तुम मेहनत को या मोहब्बत को, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद ज़िंदगी कर ली। बहुत खूब। सो ये जो बर्बादी है लिखने पढ़ने के इल्म की खोज में, और ये कहीं ना कहीं अपने की खोज भी है। आप इसे बर्बादी मानते हैं, लेकिन आपको चाहने वाले, आपके प्रशंसक इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। तो जब यहाँ पर आप रहे, बहुत कुछ आपने इस केंद्र पर किया, उन यादों को साझा करेंगे कुछ? दैट वाज ए वेरी थ्रिलिंग पीरियड, जहाँ पे हमने इसी केंद्र को अपग्रेड किया। ये जिस स्टूडियो में बैठ के मैं आपसे मुखातब हूँ, बात कर रहा हूँ, इस स्टूडियो की एक एक लकड़ी से लेके एक एक जो आप देख रहे हो, ये संवारा, इसको सजाया। और कहीं ना कहीं मन में ये था कि ये एचडी स्टूडियो जो है ये भारत सरकार का नहीं है, ये लोगों का है। और लोगों की पीड़ा को, लोगों की अभिव्यक्ति को सरकार के माध्यम से यदि व्यक्त करना हो तो फिर वो पीपल जो वॉइस हो जाती है और लोक आवाज़ हो जाती है। और दूरदर्शन भारत की 140 करोड़ लोगों की एक आवाज़ का संवाहक बन सके, ये उस वक्त भी कोशिश थी जी। इतने वर्षों बाद भी कोशिश है, और उसी का नतीजा है कि मैं आज आपसे इस संवाद में हूँ कि मैं बात कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि हमने ये किया था जी। और भारत की जनता के नस नस में दूरदर्शन बसा हुआ है। आज भी जब उनके एंकर्स की बात होती है तो बहुत सी यादें उस पीढ़ी के लोग शेयर करते हैं जी जी। और तब के दूरदर्शन में और आज के दूरदर्शन में बहुत ज़्यादा अंतर आया है।
ये आपने इस तरह का सवाल किया कि एक उम्र लाए थे हम उस जहाँ के लिए बीत गई आपके पास। ये सफ़र जब शुरू हुआ था, दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट था। हाँ जी। वो श्वेत शाम के दिन जी, थे जी। फिल्म और ऑडियो पे अलग अलग तरह की चीज़ें होती थी, बहुत मुश्किल था वो काम करना। और मुझे आज भी याद है कि जब दूरदर्शन आने से पहले ब्लैक एंड वाइट में पहले जो 1974 के दिन थे, 75 के, हम दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में मैं और विनोद दुआ एक प्रोग्राम करते थे, जवां तरंग। वो आज भी चलता है जलंधर दूरदर्शन से। तो ब्लैक एंड वाइट में होता था। तो तब की वो चेहरों की ज़िंदगी की एक पहचान है। वो धीरे धीरे दूरदर्शन एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। इसको मैं चाहकर भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत सी यादें हैं और इतनी यादें हैं कि ये जीवन का एक अंग है। किसी भी संस्थान के प्रमुख की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको सजाया संवारा, उसे ऊपर तक कैसे लेकर जाया जाए। और आप तो रचनाकार थे, आपके तो सपने बहुत होंगे। उन्हीं सपनों की अक्कासी में ही ये सब कुछ होता गया जी। वो मुझे याद है कि अरबी ज़ुबान के एक पोइट हुए हैं डॉक्टर अनवारुल ज़ैदी जी। उन्होंने लिखा कि जब तुम ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में सोचती है। बहुत खूब। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, उससे पहले देखते हैं एक और एवी क्लिप। जी। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू को अपने जीवन साथी के रूप में पाया, जिसमें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे पति में होने चाहिए। इनकी जो लिखने की रफ्तार थी, जो शब्दों की रफ्तार थी, उसमें मैंने कभी भी बाधा नहीं आने दी। हमने संघर्ष किया, जीवन में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने अपनी जिम्मेवारियों से कभी मुख नहीं मोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार को दरकिनार कर दिया या परिवार की देखरेख नहीं की। इन्होंने पूरा हमें भी अपना जितना समय ये दे सकते थे दिया। अब आप समझ गए होंगे कि जब आप ज़िंदगी की बात कर रहे थे तो हमने आपकी ज़िंदगी की बात कर दी। तो ये खूबसूरत जो साथ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में उन्हें हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों से उन्हें हम, किश्तों में खुदकशी का मज़ा हमसे पूछते। अब ये तो एक रचनाकार ने कह दिया, आम दर्शक क्या समझेंगे? ये जो किश्तों में ज़िंदगी जी जाती है ये लम्हों की ज़िंदगी है। और मैंने कोशिश की है कि इसको पॉजिटिविटी से, रचनात्मकता से पकड़ के जो ज़िंदगी में अच्छा हो सकता है, जो किसी के लिए आप अच्छा एक अच्छे स्थान पर बैठ के कर सकते हो, वो कर दो। उस लम्हे की इंतज़ार मत करो कि कौन आएगा, कौन कहेगा। ये जो लम्हा है ये आपकी ताकत है, ये आपकी पहचान है। बीत गया तो सो बीत गया, फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन गंवाना नहीं चाहिए। जो करना है वो कर डालो। और उसी के नतीजा ये रहा है कि मैं भारत सरकार की इतने वर्षों की नौकरी में एक जुनून के साथ काम किया है। मैं किसी भी स्टेशन पे रहा, मणिपुर से लेके शिमला से लेके जयपुर, कहीं भी गया, श्रीनगर में, मैंने हमेशा ये सोचा है कि जो अच्छा कर सकते हो वो करो। और यह सत्कर्म होते हैं ज़िंदगी के जो आपकी यादों को आपके लम्हों के साथ ज़्यादा जोड़ के रखते हैं। और यदि ये ना हो तो फिर परिवार की एक ताकत होती है आपके पीछे, जो आप पूछना चाह रही हैं। और वो ताकत हमेशा रही। वो ताकत मेरे साथ हमेशा रही। कई बार ऐसे पल भी आए कि जिनको दूसरी तरह से बयान किया जा सकता है, पर वो देखिए, हर आदमी के सामने, मैं अपने सारे दर्शकों के साथ बात करता हूँ, जब अपने पाठकों के साथ, अपने सुनने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ बात करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इस सफलता के पीछे एक अंधेरा समय और हज़ारों गलतियाँ और हज़ारों डिफीट्स वो भी है, हार भी है, परंतु उन सब को आगे बढ़ के इम्तिहान की तरह वो किया है। और सोच यही रही है कि कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ज़िंदगी के जो कठोर सबक होते हैं, लेसन्स होते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी से ही मिलते हैं। जी जी जी।
अभी जैसे कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने कहा कि आप किसी विधा में बंधे हुए नहीं हैं। आपने ललित निबंध भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी और कविताएं भी लिखी, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा आपका जो रचना का संसार है वो मीडिया या जर्नलिज्म से संबंधित है। फिर भी ये पूछना चाहूँगी कि किस विधा को आपने अपने सबसे ज़्यादा करीब पाया? उस विधा की इंतज़ार है और शायद यही एक जुनून है जो अभी कुछ और हासिल करने का होता उस है। विधा की इंतज़ार है। हालांकि मैंने मेरी बहुत सी पुस्तकें हैं हिंदी में ललित निबंधों हाँ की जी। और कविताओं की हैं, दूसरी चीज़ों की भी हैं, संस्मरण भी हैं, गांधी दर्शन पे भी हाँ जी। है। और जैसे मेरा डीलेट का थीसिस है आतंकवाद और जिहाद पे, जी तो उस तरह की किताबें भी हैं जिसको आप प्रोलिफिक राइटिंग के दायरे में रख सकते हैं। जी परंतु ये जो जुनून है लिखने का, वो जो असली मन की ताकत है, वो मैं किसी की जगह पे बंधना नहीं चाहता, जो आप पूछना चाहते हो। जी और उस लम्हे की और रचनात्मक क्षणों की मेरे को इंतज़ार है कि वो जो ऊपर वाला है, जो माँ सरस्वती की कृपा जब होती है, वो किस दिशा में आपको कैसे लिखवा लेती है। जी जब मेरे को एहसास होने लगा कि ये बहुत ही लिखने का जो जुनून है वो इस तरह का है कि वो कौन करता है, कैसे हो जाता है, वो लिखने के बाद पता चलता है। मैं तो बहुत से लेखकों की जीवनियाँ पढ़ता हूँ, कहीं उनसे सुना भी है, बातें भी होती हैं, दुनिया के बड़े लेखकों से मेल मिलाप हुआ है, और वो सोचते हैं कि उनको एक अच्छा माहौल चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए। मैं तो चलती हुई रेलगाड़ी में भी लिख लेता हूँ, एयरपोर्ट की में उसमें इंतज़ार करता हुआ भी लिख सकता हूँ कॉलम। मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए ये है कि एक पल चाहिए आपको जी लिखने के लिए। जी, आपकी बात से याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही एक पंजाबी की लेखिका हैं, उनसे बात करने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर विच 5 कमरे ने, लेकिन मेरे वास्ते एक भी नहीं है। तो मैं तो जिथे बैठी हाँ, मैं सोफे पे बैठी हूँ, पेन वहाँ पड़ा है, पेपर वहाँ पड़ा है। तो मैंने उनसे यही कहा कि लेखन के लिए किसी कमरे की, किसी स्थान की ज़रूरत नहीं है, मन का एक कोना काफ़ी है जो हर समय रचना होती है नीना उसमें। जी, ऐसा है कि मन के वीरान कोनों से कई बार कुछ भी नहीं निकलता, शून्य हो जाता है। कई बार सच में कुछ नहीं होता जी। और ये जो है, ये तो एक रचनात्मकता की एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो आपकी ज़िंदगी के सफ़र को आगे ले जाती है। और वो सफ़र ज़िंदगी के सौंदर्य बोध से भरा हुआ था, जिसको आप एस्थेटिक कहते हो। और वो कहीं से नहीं आती, वो आपके दिमाग से आती है, वो आपके दिल से आती है। और आपका शब्द आपका वर्ड टू वर्ड यदि डायलॉग ऑफ सोल एंड हार्ट हो जाए, आपके दिल, रूह की आवाज़ जो है वो दिल की आवाज़ से मैच कर जाए, तो फिर वो आपके शब्द वाणी हो जाते हैं। वाणी जिसको आप सर्वोत्तम रचना वो हो जाती है। जी। इसीलिए आप देखो, जो हमारा संत साहित्य की एक लंबी परंपरा है, जिसमें कबीर से लेकर जो बाकी दुनिया भर में, अब उनकी आप परंपरा में उतर के देखो, और वो आते आते जब सूफीज़म पे आप बात करते हो तो आपको लगता है कि शब्दों के पीछे छिपा हुआ क्या है। शब्दों के पीछे जो मानवीय संवेदनाओं का एक गहरा दर्शन है, और उस दर्शन में से निकलते हुए जो काबे की धारा है, उसमें ज़िंदगी की नदी है। और उस नदी में तैर के जाना मन को पकड़ना है। तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो फिर कहाँ जाते हो उस डुबकी लगा के। फिर आप जिस महामानव की बात करते हो, फिर आपका कहा हुआ एक शब्द, ज़्यादा नहीं, एक शब्द दुनिया के लिए संदेश बन सकता है। ये ताकत है, अक्षर की ताकत, अक्षर की ताकत। और हम तो उस माशरे में पैदा हुए, उस समाज में पैदा हुए जिस समाज ने इस अक्षर को ब्रह्म का रूप दिया। हमारे लिए ये ब्रह्म की आवाज़ है। और जिस खित्ते में बैठ के मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उसमें तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो दुनिया की पहली सेकुलर मुकद्दस किताब है, जिसको हम कहते हैं, उसका सबसे बड़ा ये है कि उसको हमने जागती ज्योत माना है। बिल्कुल। और ये दुनिया का सबसे, अब इसमें क्या है संकलित? पोइट्री है। दुनिया भर के देश के उन भक्तों, पीरों, फ़कीरों, उन गुरुओं की वाणी है जिससे आदमी को जिंदा रहने की एक ताकत मिलती है। और इसमें
दुनिया के उस पहले पैगंबर कवि की कविता है जिसको बाबा गुरु नानक कहा जाता है, जिसने लिखा तारका मंडल जनक मोती। ये यदि महात्मा बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले मध्य मार्ग का रास्ता शुरू किया, कहा कि वीणा की तार को इतना लूज भी ना करो कि वो टूट जाए। टूटने का अर्थ ये नहीं है कि टूट जाए, कि वो आउट ऑफ रिदम हो जाए, और ये भी नहीं है कि वो दूसरी तरह की हो जाए। और ये जो मध्य मार्ग है, इसको क्रियान्वित धरती पे प्रैक्टिकल किसने किया? वो श्री गुरु नानक देव जी ने किया जी। तो ये जो फलसफा है, ये आपकी शाब्दिक रचनात्मक का आधार होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, आपने पढ़ा भी खूब है और लिखा भी खूब है। 100 के करीब आपकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें अनुवाद की पुस्तकें भी शामिल हैं। तो ये पूछना तो बेमानी होगा कौन सी किताब आपके ज़्यादा समीप है, लेकिन ये ज़रूर प्रश्न पूछूंगी कि आपकी एक पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया, वो संस्मरण कैसा रहा? वो दैट वाज थ्रिलिंग मोमेंट। वो एक्चुअली राष्ट्रपति महोदय जी को वो किताबें भेंट की जाती हैं हमेशा जी। गवर्नर और राष्ट्रपति, ये एक परंपरा है। हाँ जी। सेट पैरामीटर्स हैं और प्रोटोकॉल है जी। पर ये लम्हा ऐसा था कि वो मुलाकात 15 से लेकर 55 मिनट तक चली, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका विमोचन कर देते हैं। सो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, और ये जीवन में आपको ऊर्जा देती हैं जी। और ऊर्जा तब मिलती है कि जब आपके शब्दों में वो तपस्या हो, वो तपश हो। बिल्कुल। और इस तपश की बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तपश जब आप टोनी मॉरिसन जैसी नोबेल लॉरिएट की कविता को पढ़ते हो, जिसने लिखा कि तुम मेरे घर की सारी आज़ादी ले गए, तुमने मेरा घर जला दिया, अगले चौराहे पे मिलना, मैं आपको नए रिश्ते के साथ मिलूंगी। वाह, क्या बात। ये जो मिलने की, जिंदा रहने की ताकत है, ये मेल मुलाकातों से, ज़िंदगी को देखते हुए, लोगों से मिलते हुए, उनकी दुख दर्द पीड़ा, उनके संवाद में शामिल होते हुए तब मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती जी। बिल्कुल। और इसी के साथ ही मैं आपको कह दूं कि कतील ने एक शेर लिखा था कि हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम भी सो जाओ। सितारे सोने नहीं देते। वो जो आकाश गंगा है, वो मन मस्तिष्क से आगे आकर आपकी तरंगों को जब आत्मसात करती हैं, तो फिर एक शब्दों की दुनिया और आपका जो इनर है वो प्रकाशित मन हो जाता है, रोशनियों से भर जाता है जी। और रोशनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोशनी ज़िंदगी का प्रतीक है। और जब आपका मन में रोशनी हो, तो हम इस दुनिया को आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर दुनिया में बदल सकते हैं जी। बिल्कुल। और जिस बेकरारी का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है सृजन के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये तो सब साथ साथ चलता है, परंतु मैं इस बात से मुत्फिक हूँ आपसे कि ये ज़रूरी तो है, पर ये तब आता है कि जब आपका जुनून रचनात्मक हो, पॉजिटिव हो जी। बिना पॉजिटिव के कुछ नहीं आता जी। ग्लोबल विलेज कहते हैं अब दुनिया को, और अनुवाद की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां उस चीज़ को लेकर रचा जा रहा है। आज भी जब हम न्यूज़ में देखते हैं तो थोड़ा कम समझ पाते हैं, जब वहाँ के मुल्कों की किताबें आती हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा समझ पाते हैं। तो अनुवाद भी आपने खूब किया, और मुझे लगता है कि पाठकों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई आपने अनुवाद से, क्योंकि वो वहाँ से परिचित हो सके, रूबरू हो सके जिनसे वो सर्वथा अपरिचित थे। मैं आपको नीना जी बताता चलूँ कि इस वक्त मेरे इन किताबों के अतिरिक्त हाँ जी 25,000 से ज़्यादा जी लेख जी दुनिया भर की अखबारों में विभिन्न भाषाओं में छप चुके हैं और लगातार छप रहे हाँ हैं जी। और अनुवाद मैंने किया है, और अनुवाद की जो विधा है, जो टेक्निकल अनुवाद है, अनुवाद का जो प्रकार्य है, अनुवाद की जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, शेड्स हैं, कलर्स हैं, हाउ ट्रांसलेशन ट्राई एंड इन द डबिंग लैंग्वेज, इन द मीडिया लैंग्वेज। मेरी किताब है द न्यू ट्रांसलेशन इन न्यू मीडिया मिलेनियम, और अनुवाद और हिंदी, मीडिया और अनुवाद। अनुवाद
टेलीविज़न और रेडियो की भाषा से आके कैसे मल्टीपल होके एक नई भाषा को गढ़ रहा है, उस पे भी मेरी कई किताबें हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही हैं। हाँ जी, लगभग 92 विश्वविद्यालयों में आपकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये गूगल कहता है, गूगल की यदि और भी निकल सकती हैं, परंतु मेरे को फ़ख्र है कि मैं इस धरती के एक छोटे से कोने में बैठ के ये मुझे ये मान हासिल हुआ है। परंतु बात यह है कि जितनी देर तक आपका लिखा पढ़ा फैलेगा नहीं और जहाँ उसमें जान नहीं होगी तो कौन कोर्स में लगाएगा। जी, मैं तो ऐसे लोगों को, मेरे पे अभी कोझिकोड यूनिवर्सिटी में इसी ट्रांसलेशन पे, मीडिया ट्रांसलेशन पे एक पीएचडी हुई है। ना तो मैं उस कैंडिडेट को पर्सनली मिला, ना उसके उस्ताद को, रिसर्च एग्जामिनर को मिला, गाइड को मिला, ना मेरे को ये पता कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो वो पीएचडी हो गई है। तो सब कुछ ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिए। पर इस तरह की चीज़ें हैं, कोई काम चल रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटियों में। अब इसका मतलब है कि आपने कुछ अच्छा कर दिया। जी बिल्कुल। और जो अच्छा, असल में जो अच्छा होना नीना जी, उसकी मेरे को अभी तलाश है, अभी इंतज़ार है उसका। इंतज़ार है कि बहुत सी अच्छी चीज़ें आएंगी जो आने वाले दिनों में एक नया जो मुकाम है वो पैदा हो सके। और दूसरी बात, मैं आपको सारे दर्शकों को भी बार बार कहता हूँ, मिलने वालों को भी कहता हूँ कि मेरा वो नहीं है कि मैं लिखने की दुनिया में हूँ। मैंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं जिन पे टेलीफिल्में बनी हैं, और यहाँ नहीं है, दूसरे विदेशों में भी बनी हैं। और एक मेरी कहानी है उदास संध्या, जिस पर पाकिस्तान टेलीविज़न से लेकर दूसरी दुनिया के टेलीविज़नों ने जो इंडो पाक रिलेशंस पे है उस पर फिल्म बनी है जी। फिर कुछ मुलायम चीज़ें भी हैं जिनको जगजीत सिंह जैसे लोगों ने गाया कि जैसे तुम तो खुशबू हो बिखर जाओगी हवाओं की तरह, जो मेरी लिखी, ये गज़ल मेरी लिखी हुई है जिसको जगजीत ने आवाज़ दी है और एक फिल्म में उसको यूज़ किया। तो इस तरह के बहुत से लम्हे कमाल के फनकार थे और वो बहुत सोच के गाते थे। जगजीत सिंह ने सब कुछ नहीं गाया, उनकी एक चयन होता था उनकी तरफ से। आप भी उस फैमिली से आती हूँ, मेरे को पता है कि जिसमें भाषा का जो लैंग्वेज का लफ्ज़ है, उच्चारण है, और उच्चारण में एक नुक्ता, एक बिंदी गलत लग जाए तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। पर हमारी दिक्कत ये है कि जिस दौर में हम जिंदा रह रहे हैं उसमें भाषा का जो कल्टीवेशन था, भाषा की प्रेजेंटेशन थी, वो ख़त्म हो गई है। हमारी नई पीढ़ी के पास जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीज़ें हैं, जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इवन पॉडकास्ट पे जो आज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जो दुनिया को परोसा जा रहा है, उसमें जो भाषा कम्युनिकेट हो रही है, संप्रेषित हो रही है, जो बोलचाल की भाषा नहीं रही, मैं टेक्निकल कहूँ तो वो दिखाने की भाषा है। आज आप खबरें, जो बुलेटिन बहुत साल पहले जब हमने शुरू किया था, जो आप पूछना चाह रही थी, वो बुलेटिन हम खबरों का पढ़ते थे, खबरें उनको सुनाते थे। आज हम खबरें दिखाते हैं। आज खबरों की सेंसेशन जो है, जो उनके पीछे छिपा हुई कुछ चीज़ें हैं, उनको हम क्रिएट करते हैं, जिसको मीडिया की दुनिया में अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। और पर इन सब के बावजूद भी जो प्रोफेशनल मीडिया प्रोफेशनल्स हैं इस देश के, मेरी जब उनसे बात होती है मैं उनको कहता हूँ, आप सौभाग्यशाली हैं, अभी भी इस देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनली आपको इतने हक हैं कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दुनिया के 94 कंट्रीज़ अभी भी ऐसे हैं जहां तथाकथित लोकराज है, परंतु आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते। अभी भी यहाँ पे हमारे देश में 11.2% लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज़ ये मीडिया देता है। सिर्फ एक प्रसार भारती का फ्री टू चैनल भारत सरकार का, जिसको सरकार कहो या कुछ भी कहो, प्रसार भारती है, जिसकी रेंज आज की तारीख में 99.26 है, जो दुनिया के सबसे बड़े जो संजाल है, जिसको आप इंटरनेट की दुनिया कहते हो, उसके थ्रू पूरी दुनिया में और भारत के 140 करोड़ लोगों में से 139.86 लोगों तक पहुंचता है। परंतु दिक्कत ये है कि जो आर्टिफिशियल, मैं इसको आर्टिफिशियल कहता हूँ, आर्टिफिशियल इंस्टेंट मीडिया है, अभी डिलीट हो गया, अभी आया, अभी डिलीट हो गया, आपको पता ही नहीं। जी, यादों में नहीं रहेगा वो। और यादें क्या, अब तो कुछ रिश्ते ऐसे हो गए हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही जैसे फ़ोन नंबर मोबाइल से हो जाते हैं। पिछली शताब्दी का 1968 पहली बार मैंने जब 8वीं कक्षा का स्टूडेंट था तो अपना नाम छपा हुआ देखा था। 1968 से लेकर आज 55 साल से ज़्यादा समय हो गया मेरे को लिखते हुए।
पूरी की पूरी दुनिया बदल गई है, आधी शताब्दी बदल गई है। वो पंजाबी की एक मैगज़ीन थी, बाल दरबार, लुधियाना से छपती थी। जी जी। तो उसमें छपना शुरू हुआ था, पंजाबी में लिखना शुरू किया, फिर मैं ये हिंदी में आया, सहज फिर- ही अनुमान फिर- लगा रही थी कि वो मातृभाषा में होगी पहली रचना। तो नहीं, देखो, दूसरी मैं मातृभाषा की ये सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा अपनी माँ बोली को हमेशा, परंतु हिंदी मेरी मौसी नहीं है, अब वो बड़ी माँ हो गई है क्योंकि मेरा पूरे का पूरा रोजगार, पूरे का पूरा किताबों का संसार जो लिखने का, वो हिंदी में ज़्यादा है। हाँ जी। और अब जैसे इस समय बात हो रही है, बहुत से युवा हैं जिन्होंने ये डिजिटल युग ही देखा है, उन्होंने वो किताबों की छुअन महसूस ही नहीं की, तो ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहिए। ये जो पीढ़ी जिसकी आप बात कर रही है, ये हाँ जी। पीढ़ी इंटरनेट की है और ये समय इंफॉर्मेशन का है। हाँ जी। दिस इज द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विजन। और अब दुनिया की चीज़ें जो हैं, अब जहाँ पे हाइब्रिड मील शुरू हो गया है, आपका कण गेहूँ ख़त्म होने जा रहा है, आपको नकली चीज़ें हैं वो आपको सर्व की जाने शुरू हो चुकी हैं, आपकी भाषा में हाइब्रिड लैंग्वेज पैदा हो गई है। मेरे को ध्यान है, मैंने 93 में जी जब मैंने अपनी पीएचडी की थी, दैट वाज द पायनियर थीसिस अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी सो फार, लैंग्वेज ऑफ टेलीविज़न। तो मैंने उस वक्त कहा था, द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर इज़ विच इज़ कम्युनिकेट बाय द स्क्रीन। पर्दे से जो संप्रेषित होगी वो आने वाले दिनों की भाषा होगी। और बहुत से लोगों ने उस वक्त विरोध किया था। जब पीटीआई और यूएनआई ने कंट्री वाइड सर्वे किया इस पे मेरे नाम को लेके, तब कुछ चीज़ें सामने आई कि ये फाइंडिंग्स जो मैंने की थी वो सही है। और आज देखो वही भाषा, वही बात है। आप जब मेरे से बात कर रहे हो तो उसमें 10 शब्दों में 8 शब्द अंग्रेजी के हैं, 1 हिंदी का, 1 पंजाबी का। इसको आप डायलेक्ट जी जो हाइब्रिड और इसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में फंक्शनल लैंग्वेज, जो रोजगार की भाषा है, वो आम बोलचाल की भाषा है वो। अब आप देखिए ये टेबल, ग्लास, ये हिंदी पंजाबी का तो है ही नहीं है, अंग्रेजी का, पर लगता है कभी। जी बहुत से शब्द हैं ऐसे। जिस रब को आप याद करते हो तो रब भी पंजाबी और हिंदी का नहीं है, वो भी अरबी का है। उसके शायद अनुवाद की ज़रूरत भी नहीं। डॉक्टर साहब, अभी बातचीत में बहुत बार जिक्र हुआ एक बेकरारी का और एक इंतज़ार का। आज बहुत सी बातें हुई आपसे और बहुत सी रह गई। अब ज़रूर चाहेंगे ये बेकरारी रहे ताकि दोबारा मिलना हो। आपसे बहुत सी बातों पे आपके विचार फिर अगले कार्यक्रम में हम ज़रूर जानना चाहेंगे, और कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। ये तो आपने वही कहिया कि जैसे फराज साहब ने लिखा था कि हुआ है तुमसे बिछड़ने का, हुआ है तुमसे बिछड़ने का, मालूम तुमसे बिछड़ने के बाद कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। इस दूरदर्शन के साथ, इस लम्हे के साथ मेरी एक दुनिया है। बिल्कुल। और वो दुनिया को मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ। और कोई समझे तो एक बात कहूँ, ये इश्क की तौफीक है, गुनाह नहीं। ये इश्क है दुनिया का जो आपको ज़िंदा रखता है और जीने की प्रेरणा देता है। मैं दूरदर्शन के अपने तमाम साथियों को, चाहने वालों को, अपने पाठकों को, दर्शकों को आपके माध्यम से एक बार फिर कहता हूँ कि ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी इश्क का नाम है। करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी के लेयर्स, कलर्स, मिराकल आपके सामने खुल जाएंगे। सो आपने मुझे अपनी बातें कहने का, जीवन की कुछ तल्ख हकीकतों से फिर से रूबरू होने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये थी आज की एक ख़ास मुलाकात ख़ास शख्सियत से, डॉक्टर के रत्तू। और चंडीगढ़ दर्पण में फिर हाजिर होंगे, फिर किसी और शख्सियत के साथ। अब दीजिए इजाज़त नीना बहल को। नमस्कार।